मंत्री अनिल विज ने औचक निरीक्षण किया है और कुरुक्षेत्र के थाना शाहबाद का गृह मंत्री अनिल विज ने यहां पर अचानक निरीक्षण किया। थाने के सभी पुलिस कर्मचारी इस दौरान उपस्थित है या नहीं, इसको चेक किया गया। इस दौरान कई पुलिस कर्मचारी नदारद भी मिले, जिसके चलते गृह मंत्री अनिल विज ने एक एसएचओ समेत 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने 2 टूक शब्दों में पुलिस कर्मियों को नसीहत दी है कि आपको अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा और लोगों को सड़कों पर धक्के नहीं खाने दूंगा। उन्होंने कहा कि अनेक मामलों में तो कार्रवाई ही नहीं हुई है और 6 माह पुराने ऐसे 33 मामले मिले हैं जिनमें कार्रवाई नहीं हुई है, जिस कारण 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से 15 दिन में सभी मामलों को यहाँ पर जो मामलों में पेंडिसी है इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। तो गृह मंत्री अनिल विज ने औचक निरीक्षण किया। कुरुक्षेत्र के थाना शाहबाद वो पहुंचे, जहां उन्होंने अचानक निरीक्षण किया और जब वो वहां पहुंचे तो वो जो व्यवस्था है थाने की उससे थोड़ा असंतुष्ट नजर आए, क्योंकि कई पुलिसकर्मी ऐसे थे जो कि नदारद थे और इस लापरवाही पर कार्रवाई भी हुई है। आपको बता दें कि एक एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको निलंबित किया गया है और यहाँ पर साफ शब्दों में कहते हुए नजर आए अनिल विज। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लोगों को सड़कों पर धक्के नहीं खाने दूंगा। उन्होंने कहा कि कई मामले ऐसे हैं जो कि अभी तक उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लंबे समय से केसेस पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारे लोगों की दरखास्तें पड़ी हैं जिनके केस ही दर्ज नहीं किए गए हैं और जो दर्ज किए गए हैं उनमें भी कार्रवाई पेंडिंग है। 6 महीने से जो पुराने केस हैं उनमें 33 केसेस में अभी तक कार्रवाई पेंडिंग है। इसलिए एसएचओ को, एक एसआई, एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड। वहीं विनोद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, अचानक निरीक्षण करने पुलिस थाने पहुंचते हैं गृह मंत्री अनिल विज और ऐसे में हड़कंप थाने में मच जाता है और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, कितने संतुष्ट नजर आए, कितने असंतुष्ट नजर आए और क्या कुछ कार्रवाई हुई है लापरवाह पुलिस कर्मियों पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज वो अचानक कुरुक्षेत्र के जो शाहबाद थाना में पहुंचे तो उन्होंने शाहबाद थाने का कोई कोना नहीं होगा जिसको खंगाला ना हुआ। उन्होंने सबसे पहले जो वहां के कर्मचारियों की जो हाजिरी रजिस्टर अपने हाथ में ले लिया और एक एक कर्मचारी को नाम से पुकार कर उनको जांच किसी वो मौके पर ड्यूटी पर मौजूद है या नहीं है। उन्होंने हालांकि कुछ कर्मचारी नदारद मिले और उनके बारे में नोटिस भी जारी किया और इसी की 1.25 घंटे तक हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज उसमें थाने में मौजूद रहे तो उन्होंने बकायदा आईओ के दराजों से लेकर जो वहां की अलमारियों तक सब कुछ टटोला और बकायदा उन्होंने क्राइम रजिस्टर चेक किया और क्राइम रजिस्टर में देखा कि पिछले 6 महीने के अंदर कितने केसेस के ऊपर कार्रवाई हुई और कितनों पर नहीं हुई। उन्होंने देखा कि कई जो शिकायतें लोग कर रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में उन्होंने गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा की जनता को धक्के नहीं खाने दूंगा और इसी बात को लेकर वो बड़े गंभीर नजर आए और उन्होंने मौके पर ही शाहबाद के जो एसएचओ है प्रेम सिंह और उसके साथ एक एसआई और एक एएसआई 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया। मौके पर जब पुलिस अधीक्षक जो डॉक्टर अंशु सिंगला मौजूद थी उन्होंने भी कहा कि 15 मिनट के अंदर मुझे इसकी सारी चीज की रिपोर्ट चाहिए और इसके बाद पूरे विभाग में हलचल मची हुई है। बिल्कुल, और इस तरह के औचक निरीक्षण कहीं ना कहीं होने चाहिए विनोद, जैसे कि आपने बताया कि हड़कंप पुलिस थाने में मच गया था, क्योंकि हमने देखा है कई मामले ऐसे हैं जब जनता पुलिस थाने पहुंचती है और उन्हें संतुष्ट वो नहीं होते हैं क्योंकि कार्रवाई उनके मामलों में नहीं हो पाती है। तो ऐसे में जो कानून व्यवस्था हरियाणा की लचर हो रही है उसका मुख्य कारण यही है कि पुलिसकर्मी जो है वो अपनी मनमानी करते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, सुनवाई लोगों की नहीं होती है। बहुत जरूरी है कि इस तरह के एक्शन लिए जाए जिस तरीके
से आज अचानक निरीक्षण किया है गृह मंत्री अनिल विज ने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो डर है वो बना रहता है मन में अधिकारियों के, और उन्हें लगता है कि हम जिस पद पे है जरूरी नहीं कि हम पर गाज नहीं गिर सकती है। ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये अनिल विज गृह मंत्री बने थे, उन्होंने प्रारंभ से ही इस तरह की अपनी कार्रवाई प्रारंभ की थी और अपने आप को गब्बर सिंह के नाम से फेमस हुए थे। और उन्होंने पंचकुला, अंबाला और कई शहरों के थानों में छापेमारी शुरू की थी, परंतु इस दौरान उनके स्वास्थ्य के कारण से वो कुछ ढीले पड़े थे, परंतु वो फिर से वो एक्शन मोड में आ गए और उन्होंने थानों की चेकिंग शुरू कर दी। उम्मीद करते हैं कि वो भविष्य में भी कुछ और जिलों के थानों को चेक करेंगे, जिससे लोगों को कानूनी सहायता मिल सकेगी और उनका न्याय मिल सकेगा उनको। चलिए, शुक्रिया आपका विनोद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो हैं वो प्रधानमंत्री की रैली पंजाब में जो रद्द हुई है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। With regards to the circumstance of the Prime Minister's cavalcade atop the flyover, where there was a 20-minute exposure and a breach of security of the Honorable Prime Minister, why did those who lead security arrangements on behalf of the state government not respond to any call or efforts to communicate to secure the Prime Minister? As Sudhanshu ji has said, these are not mere charges. This is the reality of Punjab under a Congress government. What enrages people like us even more is this: that when the Prime Minister of India had his security breached, Congress leaders erupted with joy, asking him how his Josh was. The Prime Minister, magnanimous as ever, it is reported in the media, on his way back, it seems, communicated कि जिंदा लौट रहा हूं. I would like to tell the Congress establishment, Modi became the Prime Minister of India with the blessings of the people of India. Narendra Modi went to Punjab today to dedicate projects worth 42,000 crores for the people of Punjab. When you can't answer on issues of development, this is the depths to which you will fall. The questions, I repeat: why was the Prime Minister's security detail given a false clearance of the route that the Prime Minister was to be undertaking? Why did the security detail not receive any response from the state administration when the Prime Minister's security was breached and there was an exposure in his security for 20 minutes? And why did the Congress leadership erupt with joy when the Prime Minister of your country and mine had his security breached? Planted political instrument today sought to bring harm to the office, the institution of the Prime Minister of India. We, as a political organization and citizens, would not reduce ourselves only and limit ourselves to expressing rage, to expressing anguish. We now demand answers. We as Karyakartas, me and Sudhanshu ji, believe that the MHA has asked for a report on this issue. And my hope is that those who tried to bring the Prime Minister to physical harm are met with justice. भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर
कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, था कि इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है? कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है, कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की यह साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा।
नीरज जी, आप इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का दस्ता इस वक्त कहां है? आप इसका जवाब दे पाएंगे? ये सिर्फ सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल और पुलिस जानती है। उस क्षण उस फ्लाईओवर पर लोगों को किसने पहुंचाया? दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री जब निकले, प्रस्थान किया जब उन्होंने, तो पंजाब की डीजीपी ने आश्वस्त किया था कि कोई गतिरोध नहीं है। तो क्या वो झूठा आश्वासन था? जब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई, सुरक्षा दस्तावेज जब बार बार फोन कर रहा था, संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, तो क्यों हाथ खड़े कर दिए पंजाब की सरकार ने? यह आकस्मिक नहीं हुआ, एक षड्यंत्र है, ऐसा व्यतीत होता है। एक टेक्निकल बात यह भी है कि आप लोगों ने जैसे Z+ सिक्योरिटी सुनी होगी, उसके ऊपर होती ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, और उसके ऊपर होती है SPG, जिसमें सारे रूट को सैनिटाइज करना लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है। तो अब उस हिसाब से आप स्वयं तय कर सकते हैं कि ये चूक है या षड्यंत्र, या आप तय करिए। ये माना जाए कि अगला जो रैली है प्रधानमंत्री उसको संबोधित नहीं कर पाएंगे सुरक्षा की खामियों के चलते, आने वाले दिनों में जो रैलियां होंगी। जी हिमांशु जी। स्मृति जी, मेरा सवाल ये है, एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि अंतिम समय तक उनको रूट चेंज किया गया, ये नहीं बताया गया, दूसरी तरफ आप ये कह रही है साजिश है। किस तरीके से आप इसको साजिश बता रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है, आप मुझे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है अपनी सरकार के माध्यम से कि उनको ये नहीं पता कि उनके प्रदेश में प्रधानमंत्री जी कहां हैं। क्या ये संभव है? जैसा कि सुधांशु जी ने आपको भी पूरी सिक्योरिटी डिटेल दी, सिक्योरिटी रन पूरे रूट पे करने का दायित्व पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के पास है। क्या आपके इस प्रश्न में इस बात का उत्तर छिपा हुआ है कि जानबूझकर सिक्योरिटी का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया? एक बिंदु और भी है इसमें, जवाब पंजाब सरकार देगी या कांग्रेस पार्टी देगी प्रधानमंत्री जी के रूट पे। और चिंता मत करिए, प्रधानमंत्री जी का रास्ता कांग्रेस रोकती रही और देश की जनता मार्ग प्रशस्त करती रही। मुख्यमंत्री भी 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं पंजाब के। चलिए, जो फोन पर नहीं आए वो टीवी पे तो आएंगे। फोन पे आ जाते सुरक्षा कर्मियों के लिए तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत नहीं आती। और पंजाब के मुख्यमंत्री, उनकी कितनी काबिलियत है, ये कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष से पूछिए ना। न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में चन्नी में जो मुख्यमंत्री, उनका कहना है उन्हें मालूम नहीं था कि वो सड़क मार्ग से जाएंगे। किसको मालूम नहीं था? उनको मालूम नहीं था। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी, और मुख्यमंत्री कौन है पंजाब का? उनको मालूम नहीं था कि पंजाब पुलिस ने किस प्रकार का आश्वासन दिया है, क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है? उनको मालूम नहीं था कि उनको और उनके ऑफिस को संपर्क करने का प्रयास कर रही थी सिक्योरिटी डिटेल? उनको मालूम नहीं था। लेकिन उन लोगों को मालूम था जिनको प्लांट किया गया फ्लाईओवर के ऊपर, मुख्यमंत्री को मालूम नहीं। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और जिन्होंने साफ तौर पर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा में यहां पर सेंधमारी हुई है और यहां पर जो प्रोटोकॉल है सुरक्षा के, उनको सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया है। चलिए अब रुक करेंगे और खबरों का। डारम हादसे को लेकर चंडीगढ़ सचिवालय में खनन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें एसीएस अनुराग अग्रवाल समेत सभी माइनिंग अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि मामले में एक एसआईटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट आगामी 10 दिनों में आ जाएगी। इस रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
साथ ही कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि माइनिंग इस हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। माइनिंग कंपनी ने मृतकों और घायलों को 10 से 15 लाख रुपए मुआवजा राशि दी है और रिपोर्ट आने के बाद सरकार भी अपने स्तर पर मुआवजा राशि देगी। तो यहां पर डाडम हादसे पर हाई लेवल मीटिंग हुई है और आपको बता दें कि खनन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई। की मीटिंग हुई जो डाडन में एक एसआईटी गठित करी है। एसपी है, एसडीएम है, फॉरेस्ट का अधिकारी है, एक माइनिंग अफसर है। इस तरह की टीम बनाई है जो टीम बना के रिपोर्ट देगी कि किस कारण से हादसा हुआ है। कब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी सर? क्या जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, जल्दी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसमें देख रहे हैं। आने वाले 8-10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी भाई किस हादसा। बार बार जो आरोप लग रहा था जी ये तो माइनिंग बाहर से हुई है, ये भी है कि माइनिंग का ही पार्ट है और माइनिंग का ही पार्ट है और माइनिंग के अंदर का पार्ट है जो गिरा है। और गाजियाबाद रोड सेफ्टी जो माइनिंग देखती है वो भी लोग हैं जहाँ माइनिंग सेफ्टी जो को देखते हैं उसको जो देखते हैं वो भी इसमें वहाँ पे कमेटी में। मीटिंग में आज काफी लंबी बैठक चली। आज हमारी माइनिंग की मीटिंग हुई जो डाडन में। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में विकास और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर पंचायत के साथ उद्योग और वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए और कहा कि वो ऐसी पंचायत लैंड लीज पॉलिसी बनाए जिससे पंचायत की जमीन को लीज पर देने से अच्छी खासी आमदनी हो। साथ ही कहा कि इस आमदनी से गांव में अधिक से अधिक विकास हो सके। अगर गांव में पंचायती जमीन पर उद्योग लगाए जाएंगे तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहती है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि गांव में गैर कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि ग्रामीण युवाओं को अपने नजदीक ही रोजगार मिल सके। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में विकास और पंचायत के साथ उद्योग और वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वो ऐसी पंचायत लैंड लीज पॉलिसी बनाए जिससे पंचायत की जमीन को लीज पर देने से अच्छी खासी आमदनी हो। साथ ही कहा कि इस आमदनी से गांव में ज्यादा से ज्यादा विकास हो सकेगा। अगर गांव में पंचायती जमीन पर उद्योग लगाए जाएंगे तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहती है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि गांव में गैर कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि ग्रामीण युवाओं को अपने नजदीक ही रोजगार मिल सके। तो डिप्टी सीएम ने बैठक की, अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई और अधिकारियों को इस बीच उन्होंने निर्देश दिए पंचायत लैंड लीज पॉलिसी बनाए जाए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये निर्देश अधिकारियों को दिए। चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि ग्रामीण युवाओं को, गांव में जो युवा हैं उन्हें रोजगार मिले और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार यहां पर सरकार प्रयासरत है युवाओं के रोजगार को लेकर, युवाओं को नौकरी देने को लेकर,
उसको लेकर ये एक और कदम सरकार की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में विकास और पंचायत के साथ उद्योग और वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। तो पानीपत के समालका उपमंडल में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां आए दिन लूट, चोरी, रेप और मर्डर जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। बीती रात समालका में सरेआम एक घी तेल व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं कार्रवाई को लेकर गुस्साए मृतक व्यापारी के परिजनों और व्यापारी के साथियों ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक नेशनल हाईवे 44 को बंद रखा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही साथ जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की। जब ये जैसे कि बेटा बता रहा है, जिसके पिताजी को, राजकुमार जी को, मित्तल जी को गोली लगी है, जैसे बेटा बता रहा है कि मैंने 112 पे फोन किया, पुलिस तो आ गई लेकिन उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया इसको, इसके पिताजी को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का, फर्स्ट एड दिलवाने का। इसमें तो उनकी कोताही है। हो सकता है वो बच भी सकते थे, टाइम पे फर्स्ट एड मिल जाती थी, जैसे बेटा बता रहा है। तो ये तो हर आदमी कोई भी आदमी समालका को, कोई बच्चा, व्यापारी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे हालात चलते रहे तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। चलिए फिलहाल कालका से समालका में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।